बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2018 में पूछे गए हैं। आपको पता है कि इंग्लिश सेक्शन 30 नंबर का आता है, जिसमें से 15 नंबर के क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ पे बेस्ड होते हैं। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं ना इंग्लिश पेडागोजी के, वही हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। ऑप्शंस कह रहे हैं कि ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, सिंबल्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स। फोर्थ कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इमेजेस एंड डायग्राम्स। देखिए ये जो आइकॉनिक मोड लिखा है ना, आइकॉनिक मोड, इसका ही मतलब होता है कि आप अगर किसी बच्चे को किसी डायग्राम, मतलब कि कोई एक ऐसे डायग्राम बना है या कोई एक इमेज बनी है, मतलब कि कोई फोटो या पिक्चर के थ्रू अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसको आइकॉनिक मोड में पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोग्राफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोग्राफ। देखिए होमोग्राफ का मतलब होता है ना कि जो स्पेलिंग में एक हो ना, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो अलग हो, और जो उसका मीनिंग निकलता हो, मतलब कि अर्थ निकलता हो, वो भी अलग हो। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है, लेड और लीड, तो ये दोनों देखिए स्पेलिंग सेम है ना, LEAD, लेकिन देखिए लेड का मतलब होता है मेटल और इस लीड का मतलब होता है गिव डायरेक्शन, मतलब कि दिशा प्रदान करना, लीड करना, जैसे लीडर होता है ना, उस चीज़ से ये बना है। तो यही आपका हो जाता है होमोग्राफ, जो देखिए देखने में एक जैसा लग रहा हो लेकिन इसका मीनिंग या अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग है। एक का मतलब है मेटल, मतलब धातु, और दूसरे का मतलब है गिव डायरेक्शन, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। एक को पढ़ते हैं लेड, मतलब शीशा या मेटल, और दूसरे को पढ़ते हैं लीड, माने कि गिव डायरेक्शन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए साइट वर्ड इज अ वोकेबुलरी आइटम। तो देखिए ये जो साइट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। साइट वर्ड का मतलब देखिए ये होता है दैट द रीडर रिकॉग्नाइजेज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। अब जैसे देखिए इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपने ये देखा एप्पल देखा, ठीक है, कहीं अगर एप्पल लिखा है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाते हैं कि इसके बारे में कोई आपको एनालिसिस नहीं करना पड़ता है कि अरे इस वर्ड का क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है नहीं ना, क्योंकि आपको तुरंत पता चल जाता है कि एप्पल, एप्पल मतलब सेब, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक साइट वर्ड हो गया, मतलब कि हम उस चीज़ को बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड, बिना किसी बहुत ज़्यादा जटिल एनालिसिस के, बिना ही हम उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि अच्छा एप्पल दिख रहा है तो इसका मतलब हमें क्या है कि इसका मतलब सेब है, इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे लिए, साइट वर्ड हुआ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। अगर आपको छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पे अगर आपको ग्रामर मतलब व्याकरण पढ़ाना है तो आप इन चारों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो आपका देखिए इंडक्टिव मेथड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसको कहते हैं हिंदी में आगमन विधि, है ना। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं और उसके बाद उसको रूल्स बताते हैं। जैसे आपको कोई ग्रामर का सेक्शन पढ़ाना है, मान लीजिए आपको नाउन पढ़ाना है, तो आप नाउन का पहले आप एग्जाम्पल देंगे, जैसे आप किसी वस्तु का नाम बता देंगे या किसी पर्सन का नाम बता देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें नाउन के अंतर्गत आती हैं या संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल टू रूल लेके जा रहे हैं तो वो आपका इंडक्टिव मेथड कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर बात करें डिडक्टिव मेथड की, तो देखिए डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, ये निगमन विधि होती है, मतलब कि रूल टू एग्जाम्पल, नियम टू क्या उदाहरण। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडक्टिव मेथड। अगर छोटे बच्चों को ग्रामर पढ़ानी है तो आप आगमन विधि मतलब कि इंडक्टिव मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल्स। तो ये देखिए एक सिंपल सी थ्योरी है फ्लावर एंड हेज की। उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएटिंग और सॉल्विंग स्किल कौन सी स्किल को माना है या क्या चीज़ को माना है। तो उन्होंने जो राइटिंग होती है ना, इसी को प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल माना है। किसने, फ्लावर एंड हेज ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। LSRNW ये होते हैं आपके भाषा के, मतलब कि लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, जिसमें से राइटिंग स्किल को फ्लावर एंड हेज ने प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल माना है। ये इनकी थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फंक्शन वर्ड क्या होते हैं, जो दो वर्डों को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंसेस को या दो वाक्यों को। जैसे कंजक्शन काम करता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग होते हैं जिसमें कंजक्शन आता है, जैसे जिसमें आ गया एंड, ठीक है, ये दो क्लॉजेज या दो चीज़ों को कनेक्ट करता है या दो वाक्यों को।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड क्या है, फंक्शन वर्ड है। बाकी के जो ये तीनों है ना, इनको कहते हैं कंटेंट वर्ड या तो लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेंट वर्ड या तो लेक्सिकल वर्ड इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए चैंपियन, हैंडसम एंड सीजिंग, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड है। बाकी जो ये एंड है, मतलब कि दो क्लॉजेज या तो फिर दो सेंटेंसेस को आपस में ऐड करता है, जोड़ता है, तो वो फंक्शन वर्ड कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। रिव्यू, अगर आप किसी चीज़ को दोबारा से निरीक्षण कर रहे हैं या दोबारा से उसको इंस्पेक्ट या ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। मतलब कि आप आलोचनात्मक रूप से उसका इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहलाती है रिव्यू। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिकल लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बुराई ही कर रहे हैं। आलोचना का ये मतलब होता है, देखिए अगर कोई चीज़ जैसे क्रिटिसाइज करते हैं कोई, तो वो मेनली होता है कि नेगेटिव टर्म में जाता है। लेकिन रिव्यू का मतलब यहाँ पे है कि आप उसके कुछ प्लस पॉइंट भी बता रहे हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी बता रहे हैं, मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आप फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन मतलब कि आपकी आलोचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। देखिए ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं जैसे चैंपियन, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, लेक्सिकल वर्ड कहलाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोज मीन्स क्या होता है। क्लोज मीन्स देखिए जब जैसे कोई आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपके जैसे मान लीजिए एप्पल की स्पेलिंग है ना, ठीक है, ए यहाँ पे डैश कर दिया, फिर पी, ठीक है, यहाँ पे डैश, फिर एल, फिर यहाँ पे डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डैश डैश है, यहाँ पे मैडम फिल करने के लिए हम लोगों को देती थी कि ये एक वर्ड है, यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स आएंगे तो उसको फिल करो। तो क्लोज मतलब यही होता है, इसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि मिसिंग पार्ट जो होते हैं उनको हमें फिल करना होता है। ये मिसिंग पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो यही होता है क्लोज का मतलब। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, ठीक है। LSRW लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होती है उसके 4 स्किल्स होते हैं, उसमें से जो राइटिंग वाली स्किल है उसकी लास्ट स्टेज क्या होती है। मतलब आप सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कोई चीज़ अगर आपको लिखनी है तो उसका एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना कि हाँ हमको इस तरीके से लिखना है ये चीज़, या इस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप उसका एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उसके बाद उसको आप एडिटिंग या तो फिर आप उसको प्रूफ रीडिंग, मतलब कि पूरा अच्छे से पढ़ते हैं क्या ये सही तो है या गलत नहीं ना है, इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह तो नहीं करनी है। उसके बाद लास्ट स्टेज आता है ना इसका एडवांस्ड राइटिंग, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज। तो देखिए अल्फ़ाबेटिक मेथड का प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका आता है लेटर्स, ठीक, सबसे पहले तो लेटर्स आएंगे, उसके बाद आएगा आपका वर्ड्स। लेटर्स से ही तो मिलके वर्ड्स बने होते हैं, है ना, मतलब वर्ण से ही मिलके शब्द बने होते हैं। अब शब्द जब बहुत सारे मिल जाते हैं या एक दो शब्द भी मिल जाता है तो वो फ्रेज बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है, जैसे पहले आप देखिए लेटर, ठीक है, लेटर में देखिए एफ, ठीक, ई, ए, आर, देखिए लेटर्स मिलके फियर बना दिया, मतलब कि एक अब वर्ड बन गया, ठीक। अब इसी में अगर आप ऑफ जोड़ देंगे ना, फियर ऑफ, तो ये एक फ्रेज बन गया, है ना। अब इसी फियर ऑफ फ्रेज को आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सबसे पहले लेटर्स आएंगे, उसके बाद एक वर्ड बनेगा, उसके बाद एक फ्रेज बनेगा, फिर इसको हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो यही होता है अल्फ़ाबेटिक प्रोसीजर या मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, You ask, what has my government done for you? I can answer in 2 words, a lot. The question put up here is, देखिए तुमने पूछा कि क्या मेरी सरकार ने तुम्हारे लिए किया है, मैंने आंसर दिया सिर्फ 2 वर्ड में, a lot, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारी सरकार ने किया है। तो ये जो क्वेश्चन पुट अप हियर है, मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्या चीज़ बता रहा है, तो ये होता है रेटोरिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि आपको अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने थोड़ा सा सार्केस्टिकली जवाब दिया कि अलॉट, हाँ मेरी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेटोरिकल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, शॉर्ट फॉर्म में NCF, जो कि 2005 में आया था, इंग्लिश क्या है, मतलब कि इंडिया में इंग्लिश NCF के अकॉर्डिंग क्या मानी गई है इंग्लिश लैंग्वेज को, तो इसको देखिए माना गया है ग्लोबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका सही हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन इंडिया, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड द एक्सचेंज।
टीचर कहते हैं कि शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। तो टीचर बच्चों से कह रही है कि क्या बच्चों हम लोगों को कॉरिडोर के पास जाना चाहिए, मतलब गार्डन में जाना चाहिए, और जो कॉरिडोर के पास फ्लावर्स हैं उनके नेम लिखने चाहिए या बताने चाहिए या आपस में डिस्कस करना चाहिए। तो स्टूडेंट कहते हैं यस यस यह, कहते हैं यह। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कह रहे हैं यस यस यह, लेकिन फिर टीचर बोलती है यस मैम प्लीज़। मतलब कि बच्चों को डांटती या डपटती नहीं है, उसको उन्हीं के तरीके से बोल के बताती है कि आपको ये वाली चीज़ नहीं बोलनी है, आपको ये वाली चीज़ बोलनी है, यस मैम प्लीज़, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को क्या सिखा रही है कि अगर मैम कोई बात बच्चों से कहती है तो आपको थोड़ा सा पोलाइटली बोलना है, मतलब विनम्रता पूर्वक बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो कहते हैं यस यस ये, हाँ 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 ना, लेकिन ये चीज़ मैम ने ऐसे नहीं बोला कि नहीं बच्चों तुमने गलत बोला, मैम ने उसको रिपीट किया, बोला कि यस मैम प्लीज़, बच्चों आप ऐसे बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैम ये सारी चीज़ें करवा रही हैं तो वो क्या करवाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बच्चों में क्या करवा रही है, पोलाइटनेस बढ़वा रही है ना, विनम्रता का भाव पैदा कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस। मतलब कि वो जो लैंग्वेज की फंक्शनिंग करवा रही है, मतलब बच्चों में भाषा का विकास करवा रही हैं, तो वो पोलाइटनेस तरीके से, मतलब विनम्रतापूर्ण भाव से करवा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज इमर्सन, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज इमर्सन क्या होता है कि आपस में भाषाओं का मेल मिला हुआ स्वरूप, ठीक है। तो इसमें से जो लैंग्वेज इमर्सन है ना, ये हेल्प करता है लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज। देखिए सेकंड लैंग्वेज क्या होती है कि जो हम कहीं स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में उस चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम उस चीज़ को ग्रामर या कोई रूल उसका नहीं सीखते हैं, हम बचपन से ही सीख जाते हैं कि अच्छा इसको कैसे बोलना है। लेकिन इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश तो हमारी मदर टंग है नहीं, ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है, ठीक है। मतलब कोई भी इंग्लिश नहीं, कोई भी और भाषा जो हम सीखते हैं किसी भी रूल या ग्रामर रूल्स के हिसाब से या किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में, तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज बन जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर हम बिना किसी प्रिंटेड टेक्स्ट, मतलब ये क्या है, ये प्रिंटेड है ना, ये प्रिंटेड टेक्स्ट है, इसके बिना जब मतलब आपस में हम बोलचाल या किसी भी तरीके से मतलब उसमें प्रिंटेड टेक्स्ट का यूज़ न हुआ हो, तो हम अगर उस तरीके से सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं या क्या चीज़ उसमें हेल्प करती है, तो वो करती है लैंग्वेज इमर्सन, ठीक है। तो यही आज हमारा ये सेशन एंड होता है। 15 क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हुए हैं, और अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है और आपको जो भी और टॉपिक्स चाहिए तो उस पर आप बता सकते हैं कमेंट करके, और स्टडी विद टीम बनारस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ।